नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में सूफ़ी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ और सूफ़ी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन के बारे में जानेंगे। उनके जीवन के बारे में और उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सूफ़ी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि या सूफ़ी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम मोहम्मद रखा, यानी इनके बचपन का नाम या इनका माता पिता द्वारा रखा गया नाम था मोहम्मद। इनके माता पिता ने इनका मोहम्मद नाम रखा और मलिक की उपाधि से विभूषित किया, यानी इनको अपने जीवन काल में मलिक की उपाधि दी गई थी। और चूंकि वे जायस नगर के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम के साथ जायसी उपनाम भी लग गया। इसीलिए इनका पूरा नाम बनता है मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद इनका नाम था जो इनके माता पिता के द्वारा इनको दिया गया था। मलिक इनकी उपाधि थी और ये जायस नगर के रहने वाले थे, इसलिए जायसी इनको कहा जाने लगा। कुल मिलाकर इस तरह से इनका पूरा नाम बनता है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था, क्योंकि कई विद्वानों ने इनके पिता का नाम शेख ममरेज बताया है और वहीं कई विद्वानों ने इनका नाम मलिक राजे अशरफ बताया है। वे किसान थे, इसलिए जायसी ने भी पैतृक व्यवसाय को अपनाया। यानी अगर आपके प्रश्न आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का व्यवसाय क्या था, तो उनका व्यवसाय था खेती करना, कृषि करना। वो किसान थे, कृषक थे। क्योंकि उनके पिता कृषक थे तो उन्होंने पैतृक व्यवसाय को अपना लिया। जायसी के बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है, यानी कहानी किंवदंती क्या होती है, जिनका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, प्रमाण उपलब्ध सबूत नहीं मिलते, लेकिन ये कहानियों के ऊपर चलती आ रही है उस समय से, जिस समय में मलिक मोहम्मद जायसी वर्तमान थे, उस समय से आज तक लोगों के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं। तो जो हम लोगों के मुंह से सुनते हैं और जिसका कोई लिखित में हमारे पास प्रमाण नहीं होता, उनको हम किंवदंती कह देते हैं। तो इनके लिए किंवदंती प्रसिद्ध है कि 7 वर्ष की आयु में जायसी को चेचक निकली, जिससे उनका बायां कान और उनकी बाईं आंख जाती रही। यह जायसी ने स्वयं अपनी रचना में लिखा है कि मोहम्मद बाईं दिस तजा एक सखन एक आँख की 7 वर्ष की आयु में उन्होंने एक कान और एक आँख खो दी थी चेचक की वजह से। लेकिन जो किंवदंती है वो ये है कि उनका शरीर कुबड़ा था, उनके चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे। जायसी कुरूप हो गए थे, परंतु वे अपनी कुरूपता से कुंठित नहीं थे। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है, जो कहानी प्रसिद्ध है वो ये है कि एक बार शेरशाह सूरी ने उनको अपने दरबार में बुलाया, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इनकी प्रसिद्धि सुन रखी थी, इनकी जो ये काव्य रचना करते थे उनके बारे में सुन रखा था। तो शेरशाह सूरी ने इनके बारे में अलग ही धारणा बना रखी थी, अपनी कल्पना में इनको एक अलग व्यक्तित्व के रूप में देख रखा था। तो शेरशाह सूरी ने इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर एक बार इनको अपने दरबार में मिलने के लिए बुलाया। तो ये उनके दरबार में पहुंचे। शेरशाह ने उनका नाम और प्रशंसा तो सुन ही रखी थी, परंतु जब उन्होंने पहली बार इनका व्यक्तित्व देखा तो उन्हें कुरूप पाया और वे उसकी कुरूपता पर हंस पड़े। कौन? शेरशाह सूरी। तब उन्होंने किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने निर्भय होकर बादशाह से पूछा, मोही का हंसाती कि कोरही? कोरही का मतलब कुम्हार। कुम्हार का ये प्रतीकात्मक अर्थ है। कुम्हार का अर्थ है बनाने वाला, यानी ईश्वर। मनुष्य को कौन बनाता है? ईश्वर, भगवान बनाता है। तो इसलिए कहता है मोही का हंसाती कि कोरही, अर्थात तुम मुझ पर हंस रहे हो या मेरे बनाने वाले कुम्हार पर, जिसने मुझे घड़ा है, मुझे बनाया है, उस कुम्हार रूपी ईश्वर पर हंस रहे हो या मेरे ऊपर हंस रहे हो? इस पर शेरशाह सूरी अत्यंत लज्जित हुआ। तो शेरशाह सूरी उसके पश्चात इनसे अत्यधिक इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। जायसी ने पूरा का पूरा गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनका एक पुत्र भी था, परंतु मकान की छत गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई और तभी से जायसी इस संसार से विरक्त हो गए। इनके गुरु का नाम था शेख मोहद्दी या मुहियुद्दीन।
यानी इनके गुरु के लिए कई विद्वान जो है वो इनके गुरु का नाम शेख मोहद्दी बताते हैं और कई विद्वान शेख मोहिउद्दीन बताते हैं। यानी व्यक्ति एक ही था, विद्वानों ने इनके गुरु अलग अलग नहीं बताए हैं, एक ही व्यक्ति था, लेकिन कई विद्वानों ने उस व्यक्ति का नाम शेख मोहद्दी बताया है और कईयों ने शेख मोहिउद्दीन उनका नाम बताया है, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने गुरु के संबंध में कहा है, गुरु मोहिद्दी खेवक मैं सेवा चले उताउत जो ही कर खेवा। यानी इन्होंने अपने गुरु का परिचय दिया है कि मेरे गुरु मोहिद्दी है और मैं उनका चेला हूँ। इसी तरह से जायसी की मृत्यु के संबंध में भी अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है। यानी इनके जैसे इनके जीवन की घटनाओं को लेकर बातें सुनने को मिलती है, ठीक ऐसे ही इनकी मृत्यु के संबंध में भी अनेक किंवदंतियाँ चलती है, जनश्रुतियाँ चलती है। एक किंवदंती के अनुसार जायसी अपनी सिद्धि के बल पर जंगली पशुओं का रूप धारण करके अमेठी के जंगल में रहते थे। उन्होंने वहाँ के राजा से, कहाँ के राजा से? अमेठी के राजा से। उन्होंने अमेठी के राजा से कहा था कि उसकी मृत्यु किसी शिकारी की गोली से होगी। अतः राजा ने उस वन में शिकार करने पर रोक लगा रखी थी, क्योंकि वहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी रूप बदल कर रहते थे। एक बार एक अनजान शिकारी उधर आ निकला और उसने एक बाघ पर गोली चला दी। निकट जाकर उसने देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मृत पड़े हुए थे, यानी जायसी का शरीर वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था। तो अमेठी के राजा ने वहीं पर उनकी समाधि बनवा दी और इसी किंवदंती के अनुसार उनकी मृत्यु जो है वो 1542 ईस्वी में हुई थी और स्थान था अमेठी के जंगल। यानी अमेठी के जंगल में इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में एक शिकारी की गोली लगने से हुई थी। तो ये तो है मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। उनका जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के जायस नामक स्थान पर, और इनके बचपन का नाम था मोहम्मद, मलिक इनकी उपाधि थी और जायस के ये रहने वाले थे, तो इनका पूरा नाम बनता है मलिक मोहम्मद जायसी। इनके पिता का नाम शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, और क्योंकि इनके पिता एक कृषक थे, एक किसान थे, तो इन्होंने भी अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाया और इस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी का स्वयं का व्यवसाय खेती करना था, यानी वो एक किसान थे। इनके गुरु शेख मोहद्दी या मोहिउद्दीन और ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में अमेठी के जंगलों में हुई। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचनाओं के बारे में। जायसी ने लगभग 20 कृतियाँ, जिनमें से सर्वप्रमुख है आखिरी कलाम, अखरावट नामा, पद्मावत, चित्रलेखा, कहरा नामा, मसला नामा इत्यादि के बारे में विद्वान चर्चा करते हैं कि इन्होंने 20 कृतियाँ लिखी थी, जिनमें से ये प्रमुख हैं। लेकिन इनकी 3 रचनाएं जो हैं वो प्रामाणिक मानी जाती है, विश्वसनीय मानी जाती है। वो 3 रचनाएं हैं आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। आखिरी कलाम जो है इसमें इस्लाम मत के सिद्धांतों का निरूपण है। आखिरी कलाम के अंदर कवि ने, क्योंकि कवि स्वयं क्या थे, इस्लाम धर्म से संबंधित थे, तो इन्होंने आखिरी कलाम में इस्लाम मत के सिद्धांतों का निरूपण किया है और इसके साथ साथ इसमें उन्होंने क़यामत का वर्णन भी किया है कि जिस दिन क़यामत होगी उस दिन क्या होगा। और इनका यह ग्रंथ है, यह फारसी भाषा में लिखा गया है। उसके पश्चात इनका जो दूसरा प्रमुख ग्रंथ है वो है अखरावट। अखरावट में कवि ने वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर ब्रह्म का सूक्ष्म विवेचन किया है। एक एक अक्षर यानी वर्णमाला के अंदर जितने अक्षर होते हैं उनमें पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक हर एक अक्षर से ईश्वर के बारे में बताया है, ईश्वर का सूक्ष्म विवेचन किया है। और इसके साथ साथ ही इसमें इन्होंने सृष्टि वर्णन की कथा है, सृष्टि का वर्णन किया है, सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, सृष्टि का अंत कैसे होगा, ये सब कुछ इन्होंने अखरावट में बताया है। तो ये 2 रचनाएं आखिरी कलाम और अखरावट। इसके पश्चात इनकी तीसरी रचना आती है पद्मावत। पद्मावत जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। पद्मावत सिर्फ जायसी की ही नहीं, संपूर्ण सूफी काव्य की, सूफी काव्य परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी रचना है? पद्मावत।
इसमें इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग है। इतिहास और कल्पना यानी इसमें कवि ने कल्पना का भी प्रयोग किया है और इतिहास का भी प्रयोग किया है, दोनों प्रयोग इसमें देखने को मिलते हैं। पद्मावत उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रमुख सूफी कवि माने जाते हैं, सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। किसकी वजह से? उनकी रचना पद्मावत की वजह से। पद्मावत जो है वो सूफी काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो पद्मावत का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य। पद्मावत महाकाव्य है, सूफी प्रेमाख्यानक महाकाव्य और अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। यानी अवधी भाषा में खंड काव्य, मुक्तक काव्य, बहुत सारे काव्य लिखे गए, लेकिन अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, जो किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसकी भाषा ठेठ अवधी भाषा है, यानी इसके अंदर कवि ने साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग ना करके ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ठेठ अवधी भाषा मतलब ग्रामीण बोलचाल की अवधी भाषा, जो उस समय जन सामान्य की बोलचाल की भाषा थी। लोग जिस भाषा में वार्तालाप करते थे आपस में, उस बोलचाल की भाषा के अंदर यह ग्रंथ लिखा गया है, जिसका रचना काल है 1540 ईस्वी। यानी पद्मावत का रचना काल 1540 है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने इस महाकाव्य की रचना की। और सूफी प्रेमाख्यानक यानी इसका प्रमुख तत्व विषय जो है वो प्रेम है। प्रेम का इसके अंदर इन्होंने निरूपण किया है। 57 खंडों में विभाजित है। जैसे कोई खंडों में विभाजित होता है महाकाव्य, कोई सर्गों में विभाजित होता है, कोई समय में विभाजित होता है, बिल्कुल वैसे ही पद्मावत 57 खंडों में विभाजित है। इसमें कवि ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी शैली के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर कवि है वो सबसे पहले ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहिब वंदना, तत्कालीन राजा और गुरु की वंदना करते हैं और उसके पश्चात अपने कथानक का विकास करता है, वो होती है मसनवी शैली। तो यह मसनवी शैली के अनुसार लिखा हुआ महाकाव्य है, जिसके अंदर सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी ने ईश्वर की वंदना की है, मोहम्मद साहिब की वंदना की है, तत्कालीन राजा उस समय शेरशाह सूरी था, उसकी इन्होंने वंदना की है। उसके पश्चात इन्होंने अपने गुरु शेख मोहद्दी या मुहिउद्दीन की वंदना की और उसके पश्चात इन्होंने इसका आरंभ किया है, कथानक का आरंभ किया है। इसके पश्चात कवि ने अपना परिचय देकर अपने नायक का परिचय दिया है और कथा का वहीं से आरंभ हो जाता है और यह कृति 57 खंडों में विभाजित है। इसके अंदर कवि ने सभी अपनी पूरी रचना है उसके अंदर कड़वक छंद का प्रयोग किया है। कड़वक छंद क्या होता है? जिसके अंदर दोहा छंद और चौपाई छंद दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यानी पहले कवि दोहे में अपनी बात कहता है, दोहे छंद में, और फिर चौपाई छंद में अपनी बात कहता है। तो दोहा छंद और चौपाई छंद दोनों के मिश्रित रूप को कड़वक बोलते हैं। तो इन्होंने कड़वक छंद का पद्मावत में प्रयोग किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग है, तो इसका जो पूर्वार्ध है, पद्मावत का पूर्वार्ध भाग है, पूर्व का भाग है, पहला भाग है वह कल्पित है और दूसरा भाग है वो ऐतिहासिक भाग है। ऐतिहासिक भाग में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध, गोरा और बादल का वीरगति को प्राप्त होना और पद्मावती का जौहर कर लेना, ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। और पूर्वार्ध इसका कल्पित है, जिसके अंदर राजा रत्न सेन का हीरामन तोते के कहने पर सिंहल द्वीप जाना, वहाँ पर पद्मावती से विवाह करना, उसको लेकर आना, 7 समुद्रों को पार करना, रास्ते में आई हुई कठिनाइयों का सामना करना, युद्ध करना, ये सारा का सारा क्या है? कल्पित है। तो इस तरह से पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। उसके पश्चात पद्मावत एक रूपक काव्य, यानी विद्वानों ने इसे एक रूपक काव्य की संज्ञा दी है। कैसे? इसके अंदर क्या है? पद्मावत के अंदर इसका जो कथानक है वह पूरा का पूरा रहस्यात्मक है। रहस्यात्मक जहाँ पर कवि है वो ईश्वर प्राप्ति की ओर अपना ध्यान देता है, ईश्वर के अंदर ध्यान लगाता है, ईश्वर की सत्ता को जानने का प्रयास करता है, ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, वहाँ पर रहस्यवाद की सृष्टि होती है। तो इसके अंदर पद्मावत का जो है वो पूरा का पूरा कथानक क्या है? रहस्यात्मक कथानक है। और अंत में कवि ने
संपूर्ण काव्य को आध्यात्मिक अर्थ में बांधने का प्रयास किया है। यानी इसके अंदर लौकिक कथा है, कथानक लौकिक है, लौकिक जो इस लोक में होता है, इस दुनिया में होता है। राजा रतन सेन इसका नायक है, महारानी पद्मावती इस महाकाव्य की नायिका है, नागमती है वो महाराजा रतन सेन की पहली रानी है, राघव चेतन है, अलाउद्दीन खिलजी है, हीरामन तोता है। इन सब का जो है वो इसी दुनिया के अंदर यानी लौकिक कहानी है, लेकिन इस लौकिक कहानी के माध्यम से कवि ने अलौकिक अर्थ दिया है। अलौकिक अर्थ यानी दूसरा युग, दूसरा लोक, ईश्वर के बारे में। इसमें कवि ने क्या किया है, पद्मावती है उसको परमात्मा का रूप माना है और रतन सेन को आत्मा का रूप माना है, और आत्मा जो है वो अंत में परमात्मा के अंदर एकाकार हो जाती है, मिल जाती है। ऐसा इसमें कवि ने आध्यात्मिक अर्थ इसको दिया है, आध्यात्मिक अर्थ में बांधने का प्रयास किया है। विद्वानों ने इसे एक रूपक काव्य भी माना है। रूपक काव्य क्योंकि इसके अंदर स्वयं इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने एक कड़वक जोड़ा है पूरा का पूरा, उसके अंदर उन्होंने स्वयं इसके अंदर चित्तौड़, राजा रतन सेन, सिंघल द्वीप इन सब को किसी न किसी का प्रतीक माना है और इसको पूरा का पूरा आध्यात्मिक अर्थ दे दिया है। इसके अंदर उन्होंने लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम के रूप में अभिव्यक्त किया है। इसके आध्यात्म पक्ष के अनुसार हृदय बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और गुरु ही उसका मार्ग प्रदर्शन कर सकता है। दुनिया के मायावी धंधे उसे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, परंतु साधक साधना में सतत रूप से रत रहकर अंत में उस परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है। यानी इसके अंदर क्या है, लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इसके अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने सभी को एक एक प्रतीक माना है, एक अर्थ माना है। जैसे इसके अंदर वो कहते हैं चित्तौड़ तन का प्रतीक है, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है, सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन वह इंसान जो कि पद्मावती की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को उकसाता है, उसके बारे में बताता है। तो राघव चेतन यहाँ पर शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है और नागमती दुनिया धंधा संसार का प्रतीक है। ऐसा स्वयं कवि ने माना है। वो अपने एक कड़वक में ये बात कहते हैं, तन चित्तौड़ मन राजा किन्हा, हिया सिंगल बुद्धि पद्मनी चिन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिनु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोई न एही चित बंदा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। इन्होंने अपना एक कड़वक है जिसमें इन सभी को एक प्रतीक के रूप में बांध दिया है, और वही इसके अध्यात्म पक्ष के अनुसार अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो वही अर्थ निकलता है कि हृदय बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, मन जो है वो बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और गुरु ही उसका मार्ग प्रदर्शन करता है। दुनिया के मायावी धंधे उसे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं और साधक साधना में सतत रूप से रत रहकर अंत में उस परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा इस पद्मावत का जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हम जिसको कह सकते हैं वह है नागमती का विरह वर्णन, जो कि राजा रतन सेन की पहली रानी है नागमती। इसमें नागमती का विरह वर्णन है वो कवि के अद्भुत काव्य कौशल का नमूना है और हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। यानी जायसी का जो विरह वर्णन है, अगर प्रश्न आता है कि किस कवि का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, जायसी ने नागमती का ऐसा विरह वर्णन का ऐसा अद्भुत काव्य कौशल का परिचय दिया है कि हम उसे हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर कह सकते हैं। पति रतन सेन के विरह में बावली होकर नागमती वन वन घूमती है और पक्षियों से प्रार्थना करती है कि उसका संदेश उसके प्रिय तक पहुंचा दे। तो इस तरह से इसके अंदर नागमती का विरह वर्णन है वह भी अद्भुत अपना कौशल रखता है और भाषा उनकी ठेठ अवधि है। जायसी का मुख्य उद्देश्य सूफी मत के मूल सिद्धांत प्रेम का प्रतिपादन करना था और इसीलिए यह ग्रंथ प्रेम रस से आप्लावित है और यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। धन्यवाद।